नमस्कार दोस्तों। आज 30 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या पढ़ें क्यों पढ़ें, है ना, इसको लेके फिर से हाजिर हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। 51 साल पहले जो कर्व लगा था उसको इन्होंने अपोर्ट किया है, मतलब कट किया है या इस पर रोक लगाया। सिंगल वुमेन गेट इक्वल एबॉर्शन राइट। सिंगल वुमेन इक्वल एबॉर्शन राइट, इसका मतलब ये है कि शादीशुदा महिलाएं होती थी उनको तो एबॉर्शन का राइट मिल जाता था, पर जो सिंगल वुमेन है उनको एबॉर्शन का राइट क्यों नहीं मिले, है ना। उनके लिए जैसे ये होता था कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी या किससे अनुमति, इन चीज़ों पे बात की जाती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब जो है सिंगल वुमेन भी ये कर सकती हैं या अनुमति ले सकती हैं यदि उनका जो प्रेगनेंसी है 20 से 24 सप्ताह का है तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन इन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये पढ़ना है। ये प्रोहिबिटेड करता है अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू अबाउट द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर। तो ये प्रोहिबिटेड करता था, पर इसको अब हटाया गया है। अब यहाँ पे 51 साल क्यों लिया गया है, तो आप देखिए 1971 का मामला है ना, और उसके अब 2022 में हटा है। आपको ये देखना है कि एक तो अभी जो चर्चा चल रहा है मैरिटल रेप का, है ना, इस पे भी बात की गई है। इसमें मैरिटल रेप की बात की गई है और साथ साथ में वो वुमेन, वो सर्वाइवर जो रेप सर्वाइवर हैं उनके भी बारे में बात की गई है। तो इनके साथ भी दिक्कतें होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप। मतलब अब वाइफ का भी जब मर्जी ना हो इस तरीके से या ज़बरदस्ती करके आप नहीं कर सकते हैं, उसे रेप की तरह गिना जाएगा। खैर अभी इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इन मामलों में एक सार्थक बहस होना शुरू हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी समाज के लिए। ये अच्छी बात है कि इन मामलों में जहां अभी हम दबे छुपे ढके इस तरीके से रखते थे, अब इन मामलों में सार्थक बहस होगा कि शरीर पे किसका अधिकार है। शरीर पे महिला का अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी कई महिलाएं, इथिक्स का मामला भी यहाँ पे बनता है, आज भी कई महिलाएं, जैसे आप एक गांव है और उसमें ये सोचिए कि उस गांव के, मतलब वहाँ पे यदि अपनी बीवी को 2 थप्पड़ मार देता है तो उसे मर्द की निशानी मानी जाती है। और दूसरी बात ये भी कि कोई एक व्यक्ति है जो लॉकडाउन में मतलब बाहर गया था कमाने खाने के लिए, अब वो आया है घर और उसकी शादी हुई है। शादी होने के बाद वो क्या करता है, अपनी बीवी के साथ हाथ बटाता है या कुछ चीज़ों में मदद करता है, तो उसे क्या कहा जाता है गाँव में, जानते तो होंगे ही, है ना। और उसमें कौन सबसे ज़्यादा ताना कसता है, तो वो स्त्रियां जो उनके घर की बुजुर्ग हैं, माँ भी हो सकती हैं, बड़ी भाभी भी हो सकती है, बहनें भी हो सकती हैं, तो वो ताना कसती हैं। तो यहाँ पे एथिक्स का मामला ये है कि जब इस तरीके की बातें आए कि स्त्रियां ही स्त्रियों को या पुरुषवादी सोच को बढ़ावा दे रही हैं, इससे आप किस तरीके से निपटोगे। जो पितृसत्तात्मक सोच है उनको बढ़ावा देने में स्त्रियां ही सपोर्ट कर रही हैं, उनसे आप किस तरीके से निपटोगे। ये एक लंबी बहस का मुद्दा है, तो आप इस पे जरूर सोचिएगा, है ना। इसके बाद आते हैं, दूसरा है यूनेस्को लिस्ट 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स। ठीक है, यूनेस्को आप जानते ही हैं, यदि नहीं जानते हैं तो यूनेस्को पहले पढ़िए, ये अनिवार्य है। इसके बाद ये क्या करती हैं, आपको पता होगा कि कई प्रकार के वस्त्र हमारे भारत में पाए जाते हैं, जैसे बनारसी साड़ी या पूर्वोत्तर का सिल्क है, साउथ सिल्क है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से 50 को वो क्या किया है, आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल लिस्ट किया है ना। अब इसमें जैसे कुछ याद है, कुंबी वेब्स फ्रॉम गोवा, मसरू वेब्स एंड पटोला फ्रॉम गुजरात, हिमरू फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गरड कोयराई फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इस तरीके से 50 हैं। तो आप लिस्ट निकाल लीजिए एक बार, और उनमें से कुछ राज्यों का, जैसे कुछ राज्यों का क्या है कि कुछ राज्यों में आपको जैसे नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इसके लिए है, लेकिन कुछ ऐसे नाम होंगे जो एकदम से अटपटे लगेंगे। जैसे एक बार पूछा गया था चिकन निम्न में से किससे संबंध है, तो किससे संबंध था,
तो ये एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, डिजाइन था। कहाँ बनाया जाता था? लखनऊ के पास, है ना। तो चिकनकारी जिसको बोलते थे, सलवार सूट या दुपट्टे में इस तरीके की बातें की जाती थी। तो इस प्रकार से आप एक लिस्ट बना लीजिए, और कोई ओड नाम है, कोई अलग नाम है, तो उसको आप देखिए। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 6 पे है, ऑल क्वाइट ऑन द माओइस्ट फ्रंट, है ना। माओइस्ट आप जानते हैं क्या है? माओवाद जिसे हम कहते हैं, माओ से तुमको सुना ही होगा आपने, पर भारत में इसे नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या वामपंथी उग्रवाद इस तरीके के नाम से जाना जाता है, जो जिनका एक रेड क्षेत्र भी या रेड कॉरिडोर भी कहा जा सकता है, जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, है ना, इन क्षेत्रों में लगातार ये फैला हुआ है। आज आपने देखा होगा कि ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं या बहुत दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण है कि आज जो विकास है वो इंक्लूसिव हो चुका है। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, गांव-गांव में विकास तक मतलब चीज़ें पहुंच चुकी हैं, एजुकेशन लेवल बढ़ा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, तो जो माओवाद को पनपने के कारक थे वो कम हुए हैं। कारक मतलब जिनके कारण वो पनप सकते थे वो कम हुए हैं, ठीक है। और इसी पे पूरी ये बात कही गई है, आप इसे पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो है, आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड टू क्लीन अप इट्स एक्ट, है ना। आपको पता है कि बेंगलुरु काफ़ी दिनों डूबा रहा फ्लड्स में, भूल तो नहीं गए होंगे, याद होगा, है ना। बेंगलुरु काफ़ी दिनों तक डूबा रहा। आपको यहाँ से क्या देखना है? आपको ये देखना है कि हम कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कई स्मार्ट सिटी बनाने पे काम कर रहे हैं, कई सैटेलाइट शहर बना रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सैटेलाइट शहर बना रहे हैं, और यदि इन शहरों में ऐसे ही बाढ़ की स्थितियां आती रहीं तो वो स्मार्ट सिटी बनेगी नहीं। अब इसका कारण क्या है? पहले तो हमें यह देखना है कि नए शहर जो बसा रहे हैं उसके लिए एक चेतावनी है। दूसरा हमें यह देखना है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि कोई भी शहर, हम जानते हैं कि मुख्यतः नदी के किनारे बनता है, कोई ना कोई नदी होती है। अब जब उस नदी का प्रवाह रोक दिया जाता है या उस नदी का जो नेचुरल प्रवाह होता है उसको रोक दिया जाता है, नालियां चौक हो जाती हैं, सड़कों में जल भराव की समस्या अपने आप हो जाएंगी। निचले जब जमीन की कमी होने लगती है तो हम क्या करते हैं, शहर के निचले स्तर पे भी घर बसाना शुरू कर देते हैं या घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम जब क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो वहां पे पहले से भी बाढ़ आ रही थी, लेकिन अब क्या है कि अब वो दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि हमने वहां घर बना दिया। तो वो तो नेचुरल है कि वहां बाढ़ तो आएगी ही आएगी, लेकिन हमने वहां पे घर बना दिया। तो ये हमारी गलती है कि प्रकृति की गलती है? गलती हमारी है। तो हमें इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि वहां पे जल निकासी की सुविधा हो, साथ ही साथ जल भराव या निचला क्षेत्र ना हो, उन क्षेत्रों पे हम बनने ना दें, मशरूमिंग ना होने दें, या बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि वहाँ के भूमाफिया या वहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो मल्टी लेवल पे स्टोरी बनाते हैं वो लोग मिल के क्या करते हैं, कहीं पे भी बना देते हैं। इसी के कारण आपने देखा होगा कि अभी केरला में रिसोर्ट्स को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, नोएडा में एक 2 मंजिला इमारत गिरा दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। यदि हम करते हैं और अंधाधुन वो उनके रास्ते में बाधा बनते हैं तो फिर ऐसे चीज़ें हमें देखने मिलेगी, है ना। तो क्या कमियां रहीं, किस तरीके से हमें इस सिस्टम को बदलना है, इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है हाउ मच शुड इंडिया प्रॉप अप द रूपी, है ना। इसमें एक बात कही गई है, लास्ट वीक द रूपी वीकेंड अगेंस्ट द डॉलर पास्ट 81 मार्क टू ए रिकॉर्ड लॉ। In recent months, the Reserve Bank of India has been intervening in forex market, smoothing the decline. Within the RBI dipping in the kitty, मतलब ये समझिए कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। क्या इसे हम, ये वाक्य सही है? हमारा रुपया गिरता जा रहा है। यदि हम कहते हैं कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है, क्या यह वाक्य सही है?
एक तरीके से यह वाक्य सही है, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखें तो सिर्फ हमारा रुपया नहीं गिरता जा रहा है। विश्व की कई मुद्राएं जैसे जापानी येन, यूरो 20% तक गिर चुकी हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, जिससे लोन मिलना महंगा हो गया है। बाजार में मुद्रा की कमी हो गई है, इसके कारण से डॉलर महंगा हो गया है और रुपया या विश्व की अन्य मुद्राओं पे इसका नकारात्मक असर पड़ा है। अब ये भी मत समझिएगा कि नकारात्मक असर पड़ने का मतलब रुपये का मूल्य गिरने का मतलब है कि हमें घाटा ही होगा, हमें फायदा भी होता है। आपने सुना होगा कि चीन ने अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया। इससे क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है। आपको मैंने ये 2-3 दिन पहले ही आपको ये बताया है। इससे क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 10 रुपये में 10 पेन मिल रहा था। अभी भारत में कोई विदेशी खरीदने आता है तो 10 रुपये में उसे 10 पेन मिल रहा था। अब 10 रुपये में उसे 11 पेन मिलने लगेगा, तो क्या करेगा? वो ज़्यादा खरीदेगा, बल्क में खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि पैसा कम हो गया है ना, तो इसलिए बल्क में खरीदेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ रुपया कमज़ोर होने से सिर्फ हमें नुकसान ही नहीं होता है। इसके बाद है ड्राफ्ट बिल। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 आया है, 2019 को वापस लिया गया था, आपको पता है, और ये नया ड्राफ्ट आया है। तो इस ड्राफ्ट को इसको हाईलाइट कीजिए और थोड़े मुख्य बातें जब ये विधेयक बन जाता है फिर हम लोग देखते हैं, है ना। अभी ड्राफ्ट है तो इसे पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद है सीनियर सिटीजन फैमिली टू सी स्मॉल गेन इन स्मॉल सेविंग्स, है ना। अभी जो एक तरीके से ये समझिए कि वित्तीय समावेशन के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फैमिलीज़ हैं, वो यदि अपनी राशि जमा करते हैं तो वो छोटी रकम मिल रही है, बहुत छोटी रकम। सेंटर ऑन थर्सडे अनाउंस्ड इंक्रीज 0.1 to 0.3% इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंक्लूडिंग किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एंड टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या कहा जाता है? फिक्स डिपॉजिट जिसको आप जानते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक हम लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो इस तरीके के चीज़ों पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू व्यापार घाटा, है ना, चालू खाता घाटा जिसे कहते हैं। यह जो है बढ़ता जा रहा है। ये कितना बढ़ गया है? 2.8%, या ऐसे समझे तो $23 बिलियन। अब यहाँ पे चालू खाता घाटा क्यों बढ़ता है? जैसे चालू खाता किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। करंट अकाउंट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहते हैं? तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट ये है कि जिसमें रोज लेन देन होता है या रोज कुछ ना कुछ आना जाना होता है, तो वो करंट अकाउंट हो गया। अब इसमें क्या है कि रोज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है? अप्रैल से जून का पीरियड लिया गया है। तो अप्रैल से जून का पीरियड, अभी हम क्या जान रहे हैं कि भारत एक विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था या औद्योगिकृत देश बनने की ओर अग्रसर है। तो हमारा आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब आयात बढ़ गया है, निर्यात कम है, तो सीधी सी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किन चीज़ों का? मशीनरीज, है ना, इक्विपमेंट्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं हैं, उनके लिए हम आयात कर रहे हैं। तो ये है, इसके कारण से बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।